नमस्ते। आज मैं राजेंद्र श्री कृष्ण भट्ट महाराष्ट्र के कोकण विभाग में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में अंबरनाथ तालुक में बेंशे गांव में जैविक खेती करता हूं। गए 30 सालों से जैविक खेती करता हूं और जैविक खेती समाज में बढ़नी चाहिए, किसानों में बढ़नी चाहिए करके प्रयास कर रहा हूं। तो उसमें से एक यह है कि यूट्यूब के कुछ फिल्म बना के आप तक पहुंचूं कि जैविक खेती बढ़ाने के लिए आप उसमें सहयोग दें और पर्यावरण, नेचर, इसकी समृद्धि करें। तो जैविक खेती करते हुए मुझे जो ध्यान में आया है, मैं कुछ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई भी खेती होती है वो निसर्ग के साथ होती है और होनी चाहिए। तो निसर्ग का जो कुदरत, निसर्ग जो है उसके जो नियमों के साथ अगर हम खेती करेंगे तो उसमें आसानी होगी। हमारी आदमी की, किसान की, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगी। जैसे कि मुझे कुदरत के साथ मैंने खेती की, कुदरत के नियमों के अनुसार, तो मेरा उसके लिए कोई जैविक उर्वरक देना होगा, नहीं तो कीड़ों का नियंत्रण करना होगा। वो नैसर्गिक पद्धति से हो सकता है। कुदरत की खुद की जो फूड चेन है उससे हो सकता है। तो हम जैविक खेती करते हुए पहले हमें कुदरत की जो क्षमता है, कुदरत के जो उसूल है, वो ध्यान में लेंगे तो हमारी खेती थोड़ी आसानी में हो जाएगी, काम करने में आसानी आ जाएगी और कुदरत हमारे खेत में आ जाएगी। निसर्ग जब तक हमारे खेत में नहीं आएगा तब तक निसर्ग का जो बैलेंस है, संतुलन, वो हो नहीं पाएगा। तो निसर्ग के जो नियम है, 4 निसर्ग के मूलभूत नियम है जिसके ऊपर पूरा निसर्ग, कुदरत निर्भर होती है। तो पहला नियम है चक्रीयता, रोटेशन। यानी जहाँ पे वो कोई भी चीज़ जन्म लेती है, बढ़ती है और ख़त्म होती है, अगर वो जगह पे होगा जो जंगल में होता है, वैसा होगा तो हमारी खेती में ज़मीन की उर्वरकता बढ़ जाएगी। तो ये पहला नियम है चक्रीयता। दूसरा नियम है सहजीवन, परस्पर अवलंबित्व, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी। तो हर कोई चीज़ जो कुदरत में है एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ ही बढ़ सकती है, एक दूसरे को सहयोग दे सकती है। जैसे कि कोई भी पौधा है, उसके पत्ते पुराने होने के बाद, मर जाने के बाद नीचे गिरते हैं, उसके ऊपर ज़मीन के जीवाणु, केंचुए बढ़ते हैं और ये सब झाड़ को फिर से वापस गला के झाड़ ज़मीन की उर्वरकता और झाड़ को, फसल को ताकत देते हैं। तो और दूसरा होता है सहजीवन, जो होता है वो सहजीवन होता है वनस्पति का वनस्पति के साथ, जिसमें है कोई हम धान के फसलें लेंगे और उसके साथ में दलहन फसलें लेंगे। तो धान की फसलों में और दलहन फसलों में दोनों एक साथ अगर हम लगा पाएंगे, जैसे कि हमने बाजरा लगाया और उसके साथ हरहर लगा दी, तो हरहर में जो नाइट्रोजन फिक्स होगा ज़मीन में वो बाजरा को मिलेगा, बाजरा भी बढ़ेगा और हरहर भी बढ़ेगी। तो हर वक्त हमें एक प्रयास करना है कि एक दूसरे के ऊपर जो वनस्पति निर्भर रहती है, तो वो निर्भरता वहाँ पे हम कर सकते हैं क्या? अगर करेंगे तो कुदरत का जो दूसरा उसूल है, नियम है, परस्पर अवलंबित्व, डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी। तीसरा नियम है बहुविधता, यानी बायोडाइवर्सिटी। कुदरत में कभी भी एक ही तरीके के जीव, जंतु, पौधे नहीं होते। तो आज जब पूरे दुनिया में हम प्रयास कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई हमारी जो बहुविधता वो कहाँ गई, हमारे खेत में बहुविधता है क्या? जो बहुविधता जब होती है तब उसको हम बोलते हैं फूड चेन, इंटरडिपेंडेंसी। तो बहुविधता जो है वो वनस्पतियों में है, कीटकों में है, जीवाणु में है, फंगाई में है, पंछियों में है, प्राणियों में है। तो ये सब जो बहुविधता हमारी खेत की क्षमता है, निसर्ग की क्षमता है। तो वो जब हमारे खेत में आएगी
तो हमारी खेती अच्छी हो सकती है। और उसका सबसे आखिरी नियम जो है, सबको एक ही महत्व है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है। जैसे कि जो केचुए का जो हमारे खेती में योगदान है, उतना ही योगदान चींटी का है, उतना ही योगदान पंछियों का है, उतना ही योगदान फसलों का है, उतना ही योगदान हमारे गाय बैल जो हमारे खेती में है उनका है। तो ये सब इसमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है, कि जितना महत्व चींटी को है उतना ही महत्व केचुओं को है, उतना ही महत्व गाय को है। तो ये सब अगर हमारे खेत में कर पाते हैं तो खेती अच्छी हो सकती है। समस्या ये हो गई कि आदमी बोलते हैं मैं अलग हूँ, मैं इनसे बड़ा हूँ, और आदमी जितना वहाँ पे उसके कुदरत के नियमों को तोड़ना चालू करेगा, उतना वहाँ पे हमारी खेती नियम टूटने की वजह से फसल कम आएगी, फसल खुशी में नहीं रहेगी, और खुशी ना होने की वजह से फसल अच्छी नहीं आएगी। तो इस भाग में हमने देखा है कि कुदरत के जो नियम हैं, निसर्ग के नियम हैं, वो नियम मूलभूत नियम क्या होते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे इसका खेती से क्या ताल्लुक़ है। शुक्रिया।